गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम कैसे किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? वही है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। समझे? मेन टॉपिक हम यहां पर क्या डील करने वाले हैं, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए इसको हम लोग पटाख से कर लेते हैं और फिर हम लोग आ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, चलिए कौन सा मार्कर लूं? चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से समझाने का कोशिश किया है। हालांकि फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है बट वो फॉर्मूले को बाद में देखिएगा। पहले आप देखिए कि क्वेश्चन कैसा है, क्या है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए ना क्या करना है आगे। हाँ, तो क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि इफ अ वेक्टर ए इज गिवन एज 2i + 4j + 3k, 2i + 4j + 3k and vector b 4i + 8j + 6k, दो वेक्टर्स हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कोई दो वेक्टर होगा, ए इधर होगा बी इधर होगा, इनके बीच का ये जो एंगल है ना ये आपसे पूछ रहा है, कैसे पता कीजिएगा। तो बेटा स्टेप नंबर 1 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। स्टेप नंबर 2 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। छोटे छोटे स्टेप्स है, मैंने थोड़ा इलाबोरेट करके दिखाया, आपको पट से कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप 3 फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। यहां तक चलो कर लेते पट से। वेक्टर ए देखो क्या दिया हुआ है, 2i + 4j + 3k। तो हाउ विल यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? वेरी सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। सेशन 1c में पढ़ाया था, है ना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। चलो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इनको ऐड कीजिए, फटाक से ऐड कीजिए। 16 + 4 20, 20 + 9 29 आ गया। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा? मॉड ऑफ बी निकालो। मॉड ऑफ बी, बी क्या है? 4i + 8j + 6k, 4i + 8j + 6k। तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। Come on, add them. 64 + 36 100 यानी 100, 100 + 16 116। सेकंड स्टेप भी हो गया। मॉड ऑफ बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब आपका स्टेप 3 क्या बोल रहा? फाइंड ए डॉट बी, यानी ए और बी को डॉट कीजिए, ए और बी को डॉट कीजिए। चलो डॉट करने आता है, पिछले सेशन में सिखाया था ना। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, के को के के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। चलो 2 × 4, 2 × 4, 4 × 8, 4 × 8, 3 × 6, 3 × 6, तीनों को ऐड कर दिया। 2 4 = 8, 4 8 = 32, 3 6 = 18, 3 6 = 18। इन तीनों को ऐड कर दो। 32 + 8 40, 40 + 18 58 हो गया। स्टेप 3 भी हो गया। यानी हमने मॉड ऑफ ए पता कर लिया, हमने मॉड ऑफ बी पता कर लिया और हमने ए डॉट बी भी पता कर लिया। तीनों स्टेप्स हो गए। अब देखो चौथा स्टेप, हमने कुछ नहीं किया है, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा है। कुछ नहीं किया, बस क्या किया? ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा है, जो कि क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी × cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी विच इज आस्क्ड,
फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये थीटा हमें पता करना है, समझे? हाँ, तो बेटा हमने ए डॉट बी अलग से पता किया है कितना, 58। हमने मॉड ऑफ ए अलग से पता किया है कितना, √29। और हमने मॉड ऑफ बी भी अलग से पता किया है कितना, √116। फिर हम देखो इस स्टेप से इस स्टेप कैसा लिख सकते हैं भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, ये दोनों टर्म अगर लेफ्ट साइड आ जाए इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर आ जाए तो कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बस हो गया। ए डॉट बी की जगह 58, ए डॉट बी की जगह 58 फ्रॉम, ये कहां से लाएंगे, फ्रॉम स्टेप 3। मॉड ऑफ ए कहां से लाएंगे, फ्रॉम स्टेप 1, और मॉड ऑफ बी कहां से लाएंगे, फ्रॉम स्टेप 2। सब तो है यार। तो बस बेटा आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है जे के, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बेटा मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। हाँ बस सबका वैल्यू लिख दिया, ए डॉट बी की जगह 58, मॉड ऑफ ए की जगह √29 और मॉड ऑफ बी की जगह √116। फिर देखो कैसा मैंने कैलकुलेशन किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। 58 की जगह मैंने लिखा 29 इंटू 2, लिख सकता हूं 29 इंटू 2 कितना होता है, 2 9 18, 2 2 415, 58। तो 58 की जगह मैंने लिखा 29 इंटू 2। ओके, √29 को मैंने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन 116 जो कि रूट के अंदर है, 116 को मैंने लिखा 29 इंटू 4। करके देख लो 9 4 36, कैरिंग 3, 4 2 8 and 3। अरे कोरोना नहीं है ये, आई जस्ट नीड वाटर। हाँ आइए, तो 116 के जगह हम रूट के अंदर है, ये 116 रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही मैंने क्या लिखा, 29 इंटू 4 रूट के अंदर। फिर क्या, √29 इंटू √29 कितना होगा, √29 इंटू √29 कितना होगा, 29, यानी ये इससे कैंसिल हो गया। और √4 कितना होता है बेटा, 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, यानी 1 झाला। cos थीटा कितना आया, 1, तो थीटा कितना हुआ होगा, 0। समझे? यानी इन दोनों, ये जो दो वेक्टर्स है ये ऐसे नहीं है, ये दो वेक्टर्स पैरेलल है। पैरेलल के मैंने क्या सिखाया आपको, कोई दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो मैंने क्या सिखाया, इसका x अपॉन इसका x मस्ट बी इक्वल टू इसका y अपॉन इसका y मस्ट बी इक्वल टू अपॉन इसका z अपॉन इसका z। करके देख लो, 2/4 2, 1/2, 4/8 1/2, 3/6 1/2। देखा समझा? तो इस तरह से आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल दिखा दूं क्या, कि समझ गए आप? अच्छा मान लो इसको सॉल्व करने के बाद मान लो 1/2 आता, मान लो तो थीटा 60 डिग्री होता। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 आता तो थीटा 45 डिग्री होता। समझा? इसको सॉल्व करके मान लो 0 आता तो थीटा 90 होता।
तो आप पता कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो अब हम लोग फट से क्या कर लेंगे, हाँ वेक्टर प्रोडक्ट जो दूसरा था ना, दूसरा जो था, एक था डॉट प्रोडक्ट जिसका मीनिंग क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर स्केलर मिले, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर डायरेक्शन गायब हो जाए तो हम कहते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, मतलब हमने स्केलर प्रोडक्ट किया है, जिसका फॉर्मूला है a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल भी। अच्छा एक और बात आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है, यहां पर आखिरी में जो मैंने लिखा था ना, वहां पर मान लीजिए ऐसा सॉल्व करने के बाद ऐसा आ रहा है, मान लीजिए ऐसा आ गया सॉल्व करके, छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर है। समझे? आपको मैथ्स में सिखाया जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 29/134 का रूट। समझे? नहीं समझे ना? ये देखो, जैसे cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 90। फिर से नहीं समझे, यहां देखिए sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, sin 45 डिग्री 1/√2, तो sin इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होगा, 45। बेटा इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये सब आपको मैथ्स के स्टूडेंट्स, मतलब मैथ्स से पढ़ा जाएगा और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको बाद में, बट अभी मैं आपका दिमाग नहीं खराब करना चाहता, इसलिए बस आप इतना सुनिए कि अगर cos थीटा को सॉल्व करके ऐसा अजीबोगरीब आया तो समझ जाना यही आपका आंसर है। समझे? ठीक है, चलिए अब टॉपिक का नाम हम लोग चेंज करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा क्या मीनिंग है? मीनिंग है इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड in such a way that we get a vector. If two vectors are multiplied in such a way that we get a vector is known as, then the multiplication is known as vector product. समझे? तो मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, वेक्टर ए या वेक्टर बी, और एक वेक्टर मान लीजिए इधर है, वेक्टर ए। अब सुनिएगा ध्यान से, स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा था, स्केलर प्रोडक्ट एक सेशन पीछे क्या सीखा था, कैसे करते हैं, इसका कंपोनेंट इसके तरफ निकालो। समझे? इसका कंपोनेंट इसके तरफ निकालो, तो क्या करते थे, ऐसा करते थे। थोड़ा इजी कर दूं क्या? ओके चलो थोड़ा इजी करते हैं। इजी मतलब कैसा, थोड़ा ज्यादा समझ में आता है जब ऊपर वाला वेक्टर ए हो और नीचे वाला वेक्टर बी हो। हाँ, तो स्केलर प्रोडक्ट में आप क्या करते थे, इसका कंपोनेंट इसके तरफ निकालते थे। कैसे निकालते थे? ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। आप इससे, यहां से, इस वेक्टर के हेड से
एक परपेंडिकुलर बनाते थे इस वेक्टर पर, परपेंडिकुलर। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होता था, अगर ये थीटा है तो होता था बाजू वाला cos थीटा होता था। फिर क्या करते थे, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते थे। स्केलर प्रोडक्ट में क्या करते थे, इन स्केलर प्रोडक्ट, इन दो वेक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, स्केलर प्रोडक्ट, पीछे वाला सेक्शन, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है कैसे, ए डॉट बी। तो क्या करते थे, ए का कंपोनेंट निकालते थे उतना जितना बी के तरफ है। तो क्या निकलता था, ए कॉस थीटा निकलता था, ए कॉस थीटा, और फिर इसे आप बी से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये क्या था, ये क्या था, ये स्केलर प्रोडक्ट था, ये स्केलर प्रोडक्ट था। ठीक है, मुझे बताओ ये एक वेक्टर है, मैंने बोला कि इसके अलोंग, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट निकालो। तो आप क्या करते थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और कहते थे कि ये कितना होगा ना भाई, अगर ये थीटा है तो ये होगा ए कॉस थीटा, ऐसी करते थे ऐसी। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं, हमने एक और चीज सीखा था, क्या, ये निकालना भी सीखा था ना, थीटा के सामने वाला एस फॉर सामने, एस फॉर साइन, सीखा था ना। बस बिल्कुल सही पकड़ रहे आप, बिल्कुल सही पकड़ रहे। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इधर वेक्टर बी है, सुनो ध्यान से, यानी फुल एंड फाइनल खत्म, फुल एंड फाइनल, बाकी जो भी मैं बोलूंगा ना इसके अलावा सब एक्स्ट्रा का बड़बड़ रहेगा। ये फुल एंड फाइनल, जो बच्चा समझ गया उसने तीर मार दिया। ये वेक्टर का कंपोनेंट, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट, क्या मैं सिर्फ बी के अलोंग निकाल सकता हूं? वेक्टर ए का कितना हिस्सा होगा बी के अलोंग, बस मैं इतना ही निकाल सकता हूं। क्या मैं बी के परपेंडिकुलर वाला हिस्सा नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं, है ना। बाजू वाला अगर ए कॉस थीटा होगा तो सामने वाला ए साइन थीटा होगा। बस एकदम सही पकड़े आप। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए अलोंग बी निकालकर, ये क्या है, ये अलोंग बी है। एक बात, 100 बात की एक बात, ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अगर आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फुल बात का एक बात, मल्टीप्लाई करेंगे, हवन करेंगे, हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे किसे, अलोंग बी जो निकला है उसे और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे डीओटी डॉट प्रोडक्ट। एकदम सही पकड़े आप। अगर इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी ए का वो कंपोनेंट, ए का, लैंग्वेज को सुनिए, ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये क्या है, बी पर परपेंडिकुलर है, उसे अगर बी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। एकदम सही। इसको जो समझ गया, समझा तो सुन लो, फुल एंड फाइनल। तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ब्लैक वाला वेक्टर ए और ब्लू वाला वेक्टर बी। अच्छा ठीक है, ब्लू वाला वेक्टर ए और ब्लैक वाला वेक्टर बी, बी फॉर ब्लैक, अच्छा ये भी बी फॉर ब्लू है, जान दो, इधर ए है और इधर बी है। तो तुमने अगर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया इससे, तो डॉट प्रोडक्ट। और अगर तुमने इसका कंपोनेंट ये वाला निकाला
यानी जो बी पर परपेंडिकुलर है, इसका कंपोनेंट जो बी पर परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। इसे अगर तुमने मल्टीप्लाई किया बी से तो क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म। समझा? अब आगे जो भी बोलूंगा सब बड़बड़ बड़बड़ होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि तुम किसी वेक्टर का तुम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। अलोंग वाला अगर मल्टीप्लाई किया सेकंड वेक्टर के साथ तो डॉट प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर वाला अगर मल्टीप्लाई किया सेकंड वेक्टर के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब समझा कि किसी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई दो तरीके से क्यों होता है। आखिर वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन का टू टाइप्स क्यों होता है? क्योंकि किसी वेक्टर का दो डायरेक्शन में रिजोल्यूशन हो सकता है, एक अलोंग द अदर वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर। तो अलोंग वाला अगर तुमने मल्टीप्लाई किया अदर वेक्टर के साथ तो डॉट प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर वाला अगर मल्टीप्लाई किया अगर अदर वेक्टर के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट वाला बात है। समझ गया तो बहुत सारी बधाइयां। तो बेटा इसे हमें नहीं देखना है। टॉपिक का नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कौन सा कंपोनेंट देखेंगे? ये वाला कंपोनेंट देखेंगे। कितना होगा? ए साइन थीटा। समझे? ए साइन थीटा। तो अगर ए साइन थीटा और बी को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर ए साइन थीटा और बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे हम ए क्रॉस बी कहते हैं। समझ में आया? तो अच्छे से कैसे लिखेंगे ना भाई? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये वाला, इंटू मॉड ऑफ बी, ये वाला, इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आया? बात समझ में आया? इसे लिखना, जरूर लिखना। मैं फिलहाल मिटा रहा हूं बट इसे जरूर लिखना। समझे? ठीक है। अच्छा, तो कैसे डिफाइन करेंगे फिर? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? ना भाई, इट इज द, फिर तोड़ के लिखेंगे। हाँ, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ component of first vector along तो नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर, component of first vector perpendicular to the second vector, यानी ये वाला, यानी कितना? ए साइन थीटा। एंड इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है? ऑफ कोर्स सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड से। समझे? तो बेटा इस तरह अगर आप करोगे ना, यानी ए क्रॉस बी अगर करोगे, ए क्रॉस बी अगर करोगे तो जो मिलेगा ना वो स्केलर नहीं मिलेगा, वो वेक्टर मिलेगा। स्केलर नहीं मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। समझे? वेक्टर मिलेगा। मान लो क्या मिला? सी वेक्टर मिल रहा है। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते? क्रॉस क्यों बोलते? क्योंकि क्रॉस लिखते हैं। और वेक्टर क्यों बोलते? क्योंकि वेक्टर मिलता है। वेक्टर मिलता है। कैसा? ए क्रॉस बी अगर किया तो जो मिलेगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। तो ए क्रॉस बी अगर सी होता है, ए क्रॉस बी अगर सी होता है तो सी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है क्या? मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यानी बेटा हमने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा ना, उससे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, सिर्फ वैल्यू मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्शन के साथ अचीव करना चाहते हैं तो एक और सेशन आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, देखता हूं ये कितना लंबा हो रहा है, वरना इसी में समझा दूंगा। फिलहाल देखो, एक नियम तुमको यहां सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 10th में एक बार पढ़ चुके हो, राइट थंब रूल। राइट थंब रूल पढ़ चुके हो क्या? ध्यान से देखो, ए इधर है, बी इधर है। तुमको क्या बोला? ए क्रॉस बी करने को बोला। ए क्रॉस बी, तो जो आएगा वो वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? वेक्टर होगा। तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। तो सुनना ध्यान से, कैसे बताते हैं? राइट हैंड यूज करने का, ये वाला राइट हैंड यूज किया मैंने। क्या करना है? सुन ध्यान से, ए क्रॉस बी बोल रहा है, तो 4 उंगलियों को ऐसा खोलने का और थंब छुपा कर रखने का, थंब अभी छुपा कर रखने का। तो 4 उंगलियों को ऐसा खोला, ए क्रॉस बी बोल रहा है, तो ए की तरफ इशारा करो, इन चारों उंगलियों को, इन चारों उंगलियों से ए की तरफ इशारा करो। फिर क्रॉस बी बोल रहा है, तो बी की तरफ मोड़ो, बी की तरफ मोड़ो, इन चारों उंगलियों को बी की तरफ मोड़ो। तो थंब को फिर खोल दो। थंब किधर खुल रहा है? अंदर। थंब किधर खुल रहा है? अंदर। अब अंदर कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब ये सी किधर होगा? बोर्ड के अंदर जाएगा। आया बात समझ में? तो ए अगर इधर है और बी अगर इधर है और थीटा इनके बीच में है, तो राइट थंब रूल क्या बोलता है? चारों फिंगर्स को वेक्टर ए की तरफ, ए के तरफ डायरेक्ट करो। ए के तरफ डायरेक्ट करो और उन्हें बी की तरफ मोड़ते हुए ले जाओ, और उन्हें बी के तरफ मोड़ते हुए ले जाओ, मोड़ते हुए ले जाओ। तो हम जिधर इशारा करेगा, हम जिधर इशारा करेगा उधर आंसर होगा। लिखो इसको। यानी स्ट्रेच ऑल द 4 fingers towards A and curl them towards B, whichever the direction the thumb is representing will be the direction of the answer। माने A क्रॉस B किधर होगा? तो थंब जिधर इशारा कर रहा उधर होगा। कुछ क्वेश्चन पूछूं क्या? ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। आओ यहां देखो, आओ। मान लो ए इधर है और बी इधर है। किसी ने पूछा, यानी ए इसी बोर्ड पर है और बी भी इसी बोर्ड पर है, किसी ने पूछा कि बी क्रॉस ए करो। मजा आया? बी क्रॉस ए, बी के तरफ थंब करो। बी इधर है ना, तो बी के तरफ थंब करो। थंब नहीं, क्या बोलते इसको? 4 फिंगर्स। हाँ, बी के तरफ 4 फिंगर्स करो। बी क्रॉस ए बोला है, तो बी से ए की ओर जाओ, बी से ए की ओर जाओ। थंब किधर इशारा कर रहा? थंब किधर इशारा कर रहा? बाहर। बी से ए की ओर जा रहे, तो थंब किधर इशारा कर रहा? बाहर। तो सी किधर होगा? सी किधर होगा? आउट ऑफ द बोर्ड।
समझे? समझे? ठीक है, ओके। अब चलो तुमको एक नया चीज सिखाते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा हूं मैं, बता दूं क्या, बता दूं क्या, बता दूं क्या। अब बताने की बारी आ गई है। आप y ऐसा बनाते थे, x ऐसा बनाते थे और z आप ऐसा बनाते थे, क्योंकि आप z को ऐसा बना नहीं सकते। तो बेटा फिजिक्स में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। हर बार इस तरह टेढ़ा लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या बताऊं? ये देखो, डॉट देकर अगर ऐसा किया तो इसका मतलब होता है बाहर, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। और अगर क्रॉस देकर ऐसा किया तो उसका मतलब होता है अंदर, यानी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। समझा? समझा? तो अगर तुमको ये लाइन दिखाना है, ये लाइन बाहर निकल रहा ना, तो ऐसा करके दिखा दो, डॉट करके गोल कर दिया। यानी कोई लाइन है जो बोर्ड के अंदर एकदम ऐसा जा रहा, ऐसा। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट अ लाइन इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, into the plane of board minus z axis। समझे? इसका मीनिंग क्या होगा? a line coming, अभी मैं ऐसा देख रहा हूं तो कमिंग बोलूंगा ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। बेटा इसको भी लिख लो। समझे? समझे? ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट है, एक और मस्त शॉर्टकट है, सुनना चाहोगे? मस्त है, मैं बता रहा हूं, सुनना। ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी है, राइट हैंड उठाओ, वो भी राइट हैंड ही है। ऐसा ऐसा सब उंगलियां इस तरह करो, ऐसा, यानी ये ऐसा होना चाहिए, ये चार एक साथ और ये ऐसा 90 डिग्री में। एक की तरफ इशारा करो, इन चारों को एक की तरफ इशारा करो। और तुम्हारा जो पाम है ना, पाम, जो पाम है वो इशारा करना चाहिए बी की तरफ। जैसे मैं आपके तरफ इशारा कर रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, खुद को आशीर्वाद दे रहा हूं, उधर आशीर्वाद दे रहा हूं, उधर आशीर्वाद दे रहा हूं, ऊपर आशीर्वाद दे रहा हूं। तो पाम जिधर देख रहा है, हाँ, तो ए की तरफ इशारा करो चारों उंगलियों को, और इशारा करो बी की तरफ। थंब जिधर दिख रहा है उधर सी होगा, खत्म। यानी मोड़ना नहीं पड़ेगा। अब तो बोलोगे सर वही तो है सर, क्या फर्क पड़ता है मोड़ना पड़े या ना पड़े? बहुत फर्क पड़ता है बेटा। ये डेफिनेशन लिख लेना, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो। आओ आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मतलब ऐसी डायरेक्शन पता करने का, टेंशन मत लो, डायरेक्शन पता करने का कुछ क्वेश्चंस। एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर जा रहा है बोर्ड के अंदर। इसको इमेजिन करने के लिए तुम बहुत छोटे नहीं हो, आराम से रिलैक्स जाओ, पानी पी के आ जाओ, पॉज का बटन दबाओ, पानी पी के आ जाओ। हाँ, ले किया क्या? देखो क्या क्या सिखाया मैंने शॉर्टकट? ऐसा, यानी इस डायरेक्शन में होना चाहिए चारों उंगलियों का डायरेक्शन। ए क्या पूछा है? ए क्रॉस बी करने को बोल रहा है, ए क्रॉस बी, ए की तरफ इशारा करने को बोल रहा है। लेकिन पाम किसको आशीर्वाद देना चाहिए? बी को। पाम आशीर्वाद देना चाहिए बी को। तो ए है उधर, क्या बी नीचे है? नहीं, बी है अंदर। तो ऐसा रखो, ऐसा रखो,
ध्यान से देखो, ये चारों उंगलियों का डायरेक्शन ए के जैसा है, ए के जैसा है। और क्या पाम बी के जैसा है? पाम क्या बी जैसा है? वैसा पाम है। हाँ, तो थंब किधर है? ऊपर। यानी इसमें ए क्रॉस बी करोगे तो सी जो आएगा ना वो ऊपर होगा। आया समझ में? ए मान लो इधर है और बी मान लो अंदर है, और पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी किधर होगा। स्केलर में इतना लफड़ा नहीं था, वेक्टर प्रोडक्ट में सब लफड़ा है। अब मुझे उधर खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि ए उधर है, चारों उंगलियां उधर, चारों उंगलियां ए के जैसे। बट पाम किसको देख रहा? नीचे। क्या बी नीचे है? नहीं, बी तो अंदर है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है? अ लाइन इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो बी किधर है? अंदर। तो ऐसा कर दो, देखो अभी भी ये चार उंगली ए की तरफ है, और जो पाम है जिसको आप नहीं देख पा रहे, जो पाम है वो बी के जैसा है। तो थंब किधर खुल रहा? थंब किधर इशारा कर रहा? नीचे। तो नीचे होगा सी। यानी इन दोनों को अगर क्रॉस कीजिएगा जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन नीचे होगा। समझा? समझा? और एक बात बताऊं, ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है। किसी ने बोला x क्रॉस y करो, मस्त एग्जांपल है, x क्रॉस y। समझा? अरे दादा, x के तरफ चारों उंगली, और पाम, पाम जो है हथेली, हथेली किसे इशारा कर रहा है? जिधर y है। हथेली किसको देख रहा? जिधर y है। तो थंब किधर निकला है? बिल्कुल सही, उधर ही तो होता है जेड एक्सिस। आज समझ में आया कि एक्स वाई और जेड क्यों होता है, क्योंकि एक्स और वाई का क्रॉस जेड होता है। समझा? इसीलिए ये वाला जेड पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इनको लिखना, इनको रिवाइंड करके देखना, समझना, और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। ए वेक्टर मान लो इधर है और बी वेक्टर मान लो बाहर की ओर आ रहा है। बताओ ए क्रॉस बी करने से सी किधर होगा? डायरेक्शन बताना है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है बस। ए इधर है और बी अंदर है। बताओ ए क्रॉस बी करने से सी किधर होगा? सिर्फ डायरेक्शन बताना है। समझे? ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन चाहिए? अभी तुम अगर क्लास में बैठे होते ना तो सब चिल्लाते, सर ऊपर होगा, सर नीचे होगा, सर दाएं होगा, सर बाएं होगा। पक्का सब चिल्लाते एक साथ, फिर मजा आ जाता। ये लो, ये मान लो एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। बताओ ए क्रॉस बी करने से कितना, दोनों पैरेलल है, ए क्रॉस बी करने से किधर होगा? तुम्हारा राइट थंब रूल करते करते हाथ टूट जाएगा, आंसर देना अच्छे से। ए मान लो है अंदर, नहीं बाहर, बाहर है ए और ऐसे है बी, तो बताना ए क्रॉस बी करने से आंसर किधर आएगा? मान लो ए है अंदर और बी है लेफ्ट साइड में, बताना ए क्रॉस बी करने से कितना आएगा? देखना इन दोनों का आंसर सेम होगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर देना मुझे, ठीक है? ग्रुप में देना, ग्रुप में, पर्सनली भी दे सकता है अगर शर्म आ रहा है तो। अब हम लोग अगले सेशन में सीखेंगे कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है आई जे के फॉर्मेट में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो फिर हम लोग फटाक से अब अगला सेशन करते हैं।